हाँ जी। डाउट सेशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वांटम मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, बोर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस, और उसके बाद में फिर क्वांटम मॉडल ऑफ एटम आया था। आपके डाउट है फॉर इंटीजर मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन दोनों सेम है क्या? न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन केवल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π वैल्यू का कोई मल्टीपल होगा। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π वैल्यू या इसका कोई मल्टीपल होता है। यहीं पर बोहर ऑर्बिट बनते हैं। न्यूक्लियस के आसपास वो जगह ψ²r 4πr² की वैल्यू मैक्सिमम रहती है। उस जगह इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सब जगह कुछ ना कुछ होती है, लेकिन इस जगह पर मैक्सिमम होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक एनालॉगी है कि जहां पर MVR इक्वल टू NH/2π होता है, वहीं पर ये ψ²r 4πr² लाई करता है। यहाँ ऑर्बिट है या ऑर्बिटल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की पूरी सर्टेनिटी है। यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। यहाँ 100% आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की 99.99% प्रोबेबिलिटी है। फिर किसी ने कहा है प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी, जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाई थी और उसके डाउट सेशन था, तब आपको पूछना चाहिए थी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्वांटा के फॉर्म में रहती है। एक क्वांटा की एनर्जी h होती है और ऐसे नंबर ऑफ क्वांटा n मल्टीपल में निकलते हैं तो टोटल एनर्जी NH निकलती है। ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी है। फिर अगला किसी ने पूछा है बुकलेट कब तक खत्म करना है? बुकलेट कब तक खत्म करना है? जब क्लास में थ्योरी चल रही है तब आपको घर पे बुकलेट के क्वेश्चंस ट्राई करते रहना चाहिए। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अभी 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आपको वो बुकलेट भी कंप्लीट कर लेना है, तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। यदि आप बुकलेट बाद में ट्राई करेंगे, मैं पहले पढ़ा दूंगा, तब तक मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, तो आपका दूसरा चैप्टर बिगड़ जाएगा। फिर किसने पूछा है हाउ थीटा एंड फाई विल नॉट चेंज इन आर। अगर हमने न्यूक्लियस के आसपास एक पॉइंट लिया है, इसके लिए थीटा की वैल्यू कुछ है और फाई की वैल्यू कुछ है। अब मैंने ये पॉइंट लिया होता, ये पॉइंट लिया होता, तो इन सब के लिए थीटा और फाई की वैल्यू तो सेम रहेगी। तो ये फाई की वो वैल्यू है जो केवल आर पे डिपेंड करती हैं। दे आर नॉट चेंजिंग, दे आर नॉट डिपेंड अपॉन थीटा एंड फाई, बिकॉज थीटा फाई चेंज ही नहीं हो रहे हैं। बुकलेट में एक क्वेश्चन है, वी एवरेज ऑफ गैस वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन दिया है। वी एवरेज ऑफ गैस जो दिया है, वेलोसिटी ऑफ अ गैस, वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, वो गैसेस स्टेट में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। फिर किसी ने पूछा है व्हाट इज 1s 2s 2pr। ये नेक्स्ट क्लास में क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। 1s 2p उन इलेक्ट्रॉन वेव्स के नाम है, ऑर्बिटल्स के नाम है। न्यूक्लियस के आसपास 1s ऑर्बिटल होता है
2s ऑर्बिटल होता है, 2p ऑर्बिटल होता है। तो ये ऑर्बिटल्स के नाम है। हाउ क्वांटम मॉडल एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, पिछली क्लास में लास्ट में बताया था क्वांटम मॉडल लाइन स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन करता है। क्वांटम मॉडल में न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सब जगह है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले कुछ ही रीजन है। मतलब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ होती है, फिर यहाँ होती है, इन दोनों के बीच में कोई और रीजन नहीं है जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले रीजन चेंज करेगा, जब इलेक्ट्रॉन अपने ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले रीजन चेंज करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वेव सपोज अपनी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ रखती है, अब वो एनर्जी लूज करती है, तो वो या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, इनके अलावा कोई और वैल्यू पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, कोई और जगह पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये एनर्जी चेंज होके या तो ये हो जाएगी या ये एनर्जी चेंज होके ये होगी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो केवल दो प्रकार के क्वांटा बस निकल सकते हैं, एक तो ये और एक ये। तो कुछ फिक्स वैल्यू वाले क्वांटा निकलेंगे। तो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सब जगह होती है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले कुछ फिक्स रीजन रहते हैं। ये जब चेंज होते हैं तो एक दूसरे में ही बदलते हैं, नई जगह क्रिएट नहीं होती हैं। इस तरह से एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होना चाहिए। If we say orbital is also based on probability, how can we be so sure that about derived results? ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, तो हम श्योर कैसे हो सकते हैं? श्योर कहाँ हो रहे हैं? हम कह तो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की है 99.99% प्रोबेबिलिटी है, हम पूरी सर्टेनिटी कहाँ कर रहे हैं? फिर अगला किसी ने पूछा है रेगुलर रिवीजन ऑफ ईच चैप्टर एटलीस्ट कितने टाइम के बाद करना चाहिए? चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, तो हफ्ते में एक बार प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन करते रहना चाहिए। आरपीएम कब सॉल्व करना है? अगर मेन पैकेज आपसे हो जाता है तो फिर आप आरपीएम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आरपीएम सॉल्व करना अभी जरूरी नहीं है। अगर मेन पैकेज आपसे हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, आरपीएम अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आरपीएम को आप लोग नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिन करेंगे। हाउ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम थ्योरी, अभी ये मैंने बताया था, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले ये रीजन जब एक दूसरे में चेंज होते हैं तो इसी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का स्फेरिकल रीजन था इतना बड़ा, वो चेंज होकर इतना स्फेरिकल हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हुआ। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इनटू अनदर इलेक्ट्रॉन वेव। इसमें हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल इजीली? जिन क्वेश्चंस में टाइम लगता है उनमें टाइम देना ही पड़ेगा, तो उनमें टाइम दीजिए। धीरे धीरे आप जब फ्लुएंट हो जाएंगे, चीजें समझ में आने लग जाएंगी, तब आप खुद अपने तरीके से शॉर्टकट्स बना पाएंगे, तब आप खुद अपने तरीके से ये जान पाएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। It will need time and practice. When we will get hard copy of package, स्टडी पैकेज की हार्ड कॉपी रेडियंस ऑफिस से मिल सकती है। जिन लोगों का फीस पेड है वो रेडियंस कांटेक्ट करके वहां से ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, हाउ डू वी स्पेसिफाई नेम्स ऑफ
एस एंड पी ऑर्बिटल्स, एस और पी ऑर्बिटल्स के नेम उनके शेप के बेसिस पर रखे जाते हैं। स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल को एस कहते हैं, डंबल शेप के ऑर्बिटल्स को पी कहते हैं, डबल डंबल शेप के ऑर्बिटल्स डी कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप वाले ऑर्बिटल एफ कहलाते हैं। इनका शेप कॉम्प्लेक्स होता है, या इसको कुछ अलग नाम नहीं देते हैं इसको, शेप को, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स शेप। ये डबल डंबल शेप है, ये डंबल शेप है, ये स्फेरिकल शेप है। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के आधार पर उनके नाम रखे गए हैं। व्हाट इज एंगुलर नोड? अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी करंट होती है। एक ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। यदि वो अपना ऑर्बिट चेंज करता है तब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। एंगुलर नोड क्या होती है? सपोज आपके पास में एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये एक एक्स वाई प्लेन है, जेड एक्सिस इसका परपेंडिकुलर है, एक पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये पी जेड ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जेड एक्सिस पर पाई जाने वाली इस डंबल में है, माइनस जेड और प्लस जेड दोनों एक्सिस पर है। लेकिन ये जो एक्स वाई प्लेन है, इन इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इस प्लेन में नहीं है। तो दिस प्लेन इज द एंगुलर नोड फॉर दिस पीजेड ऑर्बिटल। तो पीजेड ऑर्बिटल के लिए एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन होता है, या उसी को उसकी एंगुलर नोड कहते हैं। फॉर द पीजेड ऑर्बिटल xy plane is the nodal plane and it is the angular node. इसी प्रकार से अगर ये पी वाई ऑर्बिटल होता तो फिर एक्स जेड प्लेन जो था वो इसका नोडल प्लेन होता। तो पी वाई ऑर्बिटल के लिए एक्स जेड प्लेन नोडल प्लेन होता है, एंड पी एक्स ऑर्बिटल के लिए वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन होता है। Since electron is a wave, then how can we say it possesses charge? वेव में चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, ये नेगेटिव क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज का एक क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज का एक क्लाउड है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का एक क्लाउड हो सकता है। तो चार्ज से इसका कोई लेना देना नहीं कि ये वेव है तो चार्ज कैसे हो नहीं हो सकता, इस पे चार्ज हो सकता है। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, किसी ने पूछा है। अगले लेक्चर में क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। क्वांटम मॉडल के ऊपर बेस्ड क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिससे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सारी बातों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। और कोई डाउट? और कोई किसी को डाउट है?
सर जैसे A0 का 0.529 एंगस्ट्रॉम आया था, जिससे ये पता चला कि बोर का रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है। वैसे सर क्या आगे करके 2s 2p के लिए निकालने की कोशिश नहीं की इनसे? वो की जा सकती है, मतलब ये रफली अगर देखें तो ये 4a0 पे आएगा। रफली अगर देखेंगे तो 4a0 पे आएगा। तो वो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके निकालेंगे, बट ये फिक्स रहता है कि ये a0 पे आता है। बट अगर निकालेंगे तो ये रफली 4a0 के बराबर आएगा। ओके सर। सर ये ग्राफ प्लॉट करते वक्त ये ऑर्बिटल्स का आइडिया कहाँ से है, समझ में नहीं आता। इन ग्राफ के इंटरप्रिटेशन से ऑर्बिटल का आइडिया आता है। सर कैसे, मतलब? अपने को इन ग्राफ के इंटरप्रिटेशन को पढ़ के ये समझ लेना है कि ऑर्बिटल्स होते हैं। हाइजेनबर्ग को या प्लांक को या जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको आइडिया कहाँ से आया, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपना पर्पस है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए हमसे। हमें उसकी तहकीकात नहीं करना है कि न्यूटन को ये आइडिया कैसे आया कि ग्रेविटी हो सकती है। मतलब सर और वो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ी ना कर देगा कि उनको ये आइडिया कहाँ से आया था। वाई और मीन्स इरेलीवेंट क्वेश्चन की तरफ मत जाओ ना, एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे जाओ कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं क्या। जैसे अभी हिमाशा ने पूछा कि अगर 1s ऑर्बिटल के लिए a0 है तो क्या 2s ऑर्बिटल के लिए बोहर का सेकंड रेडियस आना चाहिए। ये कंसेप्चुअल बात है, हो सकता है इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए कभी। सर और ये जो साई आर थीटा फाई इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्मॉल आर एन एल और ए थीटा फाई लिखा है सर, ये प्रोडक्ट निकालना है क्या इन दोनों चीजों का? ये कैपिटल रेडियल नोड और एंगुलर नोड का प्रोडक्ट निकालना है इसके लिए क्या? प्रोडक्ट नहीं निकाल रहे हैं। साई आर थीटा फाई को हमने फंक्शन ऑफ आर बना दिया था, थीटा फाई कांस्टेंट था और हमने उसको थीटा फाई का फंक्शन बना दिया था। ये एंगुलर पार्ट है, ये रेडियल पार्ट है, उसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया था। प्रोडक्ट नहीं निकाल रहा, उसका रिजॉल्व कर लिया। वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हो कि नहीं? यस सर। और कोई डाउट? We can say that nodal plane is a region where is no probability of finding electron. हाँ कह सकते हैं। नोडल प्लेन के डेफिनेशन ये या नोड की डेफिनेशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होगा? न्यू बार होता है C अपॉन लैम्डा। ये आपको एक क्वांटा दे रखा है, उसका वेव नंबर दे रखा है। एक क्वांटा जिसका वेव नंबर दिया है उसका एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होगा? दोनों तरफ h से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्वांटा की एनर्जी हो जाएगी। तो किसी पर्टिकुलर वेव नंबर का एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होता है? h से मल्टीप्लाई कर देने पर, क्योंकि तब वो hc अपॉन लैम्डा टर्म होती है। अगर h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको उसका एनर्जी इक्विवेलेंट मिल जाएगा। नहीं, न्यू अपॉन hc से करना पड़ेगा क्योंकि न्यू बार 1 अपॉन लैम्डा हुआ करता था। न्यू बार जो है वो 1 अपॉन लैम्डा हुआ करता है। दोनों तरफ h से मल्टीप्लाई किया तो h अपॉन हुआ, दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई किया तब hc अपॉन लैम्डा हुआ। तो hc न्यू बार इक्वल टू एनर्जी ऑफ दैट क्वांटा, ये उसका एनर्जी इक्विवेलेंट माना जाएगा।
डेविडसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में निकिल को क्रिस्टल कैसे स्टेट में कैसे बनाया जाता है? निकिल ऑलरेडी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, मेटल है, उसको बनाने की जरूरत क्या, तो रहता ही है मेटालिक स्टेट में। साई की वैल्यू क्या होती है? साई की वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग आती है। ये साई की वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग आ रही है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। आर पे, थीटा पे, फाई पे डिपेंड करती है। हाउ कैन वी डिफाइन नोडल प्लेन? अभी डिफाइन मैंने किया था। नोडल प्लेन वो प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। एक्सेलरेशन पोटेंशियल क्या होता है? अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप v वोल्ट की फील्ड में रख देते हैं तो ये वोल्टेज अप्लाई करने से ये पार्टिकल अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव कर जाएगा, एक्सेलरेट होने लगेगा। तो ये पोटेंशियल उसके लिए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहलाता है। What is the advantage of boundary surface diagram over charge cloud diagram? बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाने में इजी रहते हैं, इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली बाउंड्री मिल जाती है हमको। Why we only consider 3 waves in graph? और भी वेव्स होती हैं, 3 वेव्स से समझ लिया, अब उसी को आगे एक्सटेंड कर देंगे। और कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी का हम लोग पढ़ेंगे, तब तक पैकेज सॉल्व करते रहिए। सर लास्ट डाउट क्लास में आप कुछ पढ़ा, मतलब आपने मोजले एक्सपेरिमेंट के पहले एक चीज पढ़ाई थी, वो मैं देख नहीं पाया था, आप उसको रिपीट कर देंगे? लेक्चर रिपीट कर लिया करो। सर तो अभी अपलोड नहीं किया है आपने, आप उसको अपलोड कर हाँ तो जब हो जाएगा तब कर लेना, मुझे याद ही नहीं ना कि उसके पहले मैंने क्या पढ़ाई थी, तो जो डाउट पूछता है कोई वो डाउट के हिसाब से बताता हूँ ना।